छोटी छोटी बातें हुई थी। ए रे, उसमें हमने ये सीखा था, ए रेनू देखो सुनो ना रे, तो हमने बस इतना देखा था कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो डिफॉर्मेशन होता है उसके होता है, इसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। और डिफॉर्मेशन में कंप्रेशन या एलोंगेशन दोनों हो सकता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था और बदले में एक कांस्टेंट आता था जिसका नाम के था और इसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते थे। आप चाहो तो नेगेटिव साइन लगा सकते हो। और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हुक्स साहब का है, इसी को हुक्स लॉ कहते हैं। डिटेल्स में हम लोग इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे हुक्स लॉ को। एक चीजें ये समझ में आई थी और एक बात और समझ में आया था कि जो स्प्रिंग होता है, ठीक है, उसके दोनों एंड पे फोर्स लगती है डिफॉर्मेशन के अपोजिट, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट। और टेंडेंसी इसकी होती है कि ये आपके नहीं होगा ना, जैसे देखो ऐसा इसलिए होता है कि इसका मान लो नेचुरल लेंथ ये था, जिसे मान लो ये, ठीक है, इतना था नेचुरल, ये मान लो एलोंगेशन हुआ, तो इसकी टेंडेंसी होती है कि हम ना जितना एलोंगेशन हुआ उसको खींच के वापस ले आए। तो इसको ये टेंडेंसी होती है इसको वापस लाने की, इसलिए फोर्स जो लगाता है स्प्रिंग वो इसके डायरेक्शन में लगाता है। आई बात समझ में? स्प्रिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि अपने न्यूट्रल लेंथ में वापस आ पाए। और दोनों एंड पे फोर्स लगती है बराबर में, और इधर भी ये मान लो एलोंगेट हुआ होगा कुछ ऐसा, क्योंकि हर तरफ इसका ये लेंथ होगा ना, एक्सपेंड किया होगा, जिस एंड से ये कनेक्टेड होगा दीवार में वहां भी एक्सपेंड किया होगा, वहां भी एलोंगेशन हुआ होगा। तो वो भी चाहेगी कि हम इसको वापस खींच के लाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो टेंडेंसी से इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स किधर फील हो रहा होगा, इसकी तरफ, बिल्कुल फोर्स का ये डायरेक्शन है ना, इसके अपोजिट ये फोर्स लगाएगा। तो मतलब ये हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट, जैसा टेंशन होता है कांटेक्ट पॉइंट के अपोजिट लगती है, उसी तरह से स्प्रिंग फोर्स आपका जो एक्ट होगा वो डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन और दोनों एंड पे होती है। और स्प्रिंग के हर एंड पे सेम होती है। अगर स्प्रिंग आपका सेम हो तो मतलब आइडियल हो तो ठीक। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग है, इधर फोर्स लगा मान लीजिए, ठीक है, F, जिसकी वजह से मान लो F1, जिसकी वजह से मान लो एलोंगेशन इसमें x1 इस डायरेक्शन में हुआ, और इधर मान लो आपने फोर्स लगाया F2, ठीक है, और जिसकी वजह से इसमें जो हुआ एलोंगेशन इस डायरेक्शन में x2 हुआ। तो आप ये नहीं कहोगे कि सर इधर स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो kx1 होगा और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो kx2 होगा। गलत है ये बिल्कुल गलत है। क्या होगा? नेट फोर्स जो होगा वो स्प्रिंग फोर्स वो होगा आपको k टाइम्स x1 प्लस x2, जो कि यहाँ पे भी होगा और यहाँ भी होगा। आई बात समझ में? ये बात ध्यान रखिएगा, मिस्टेक होता है बच्चों को, ये अलग अलग पॉइंट पे ये नॉर्मल kx1 लगा देता है ना, और यहाँ पे kx2 लगा देगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। नेट फोर्स जहां भी लगेगा वहां पे क्या होगा? नेट एलोंगेशन, आपको नेट एलोंगेशन देखना है। क्लियर है? बाद में कॉम्बिनेशन भी हम लोग करेंगे सीरीज और पैरेलल इसका, ठीक। तो ये कुछ छोटी बातें हो गई जो हमने सीखा था। आज हम लोग करने वाले हैं छोटा सा सवाल, फिर उसके बाद इसका मोशन नहीं वर्टिकल, और अभी इक्विलिब्रियम वाला केस करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग एक्सेलरेशन आप चाहो तो डाल भी सकते हो। कंसेप्ट थोड़ा सा हुआ था, उस कंसेप्ट पे बेस्ड एक छोटे से सवाल करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं आज की क्लास एक सवाल से। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ब्लॉक है। एक चीज और बताओ, देखो यहाँ पे ना कभी कभी कुछ लोग ये बोल देते हैं कि आप ना स्प्रिंग को हटा के टेंशन ले लीजिए, और हमने सुना भी है स्प्रिंग, जैसे आपने क्या किया, जैसे ये दो ब्लॉक हैं, समझना यहाँ पे क्या एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है अगर उसके बात को तुम ना समझ पाओ तो, क्योंकि वो तो सीधा सिर्फ ये बोलते हैं कि आपको जहां भी स्प्रिंग से टेंशन हो रहा हो, स्प्रिंग से दिक्कत हो रहा हो, स्प्रिंग को हटा के टेंशन जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक बात आप हमें बताइए, यहाँ पे ये समस्या क्रिएट होगा, स्प्रिंग को हटा के अगर आप टेंशन लगा देते हैं ना, स्ट्रिंग लगा देते हैं, तो एक जगह आपको धोखा मिलेगा। वो धोखा क्या है वो हम बताते हैं आपको, इसलिए कंसेप्ट को समझिए, नहीं तो धोखा मिलेगा ही। और अपने मन से छाप छुप के बना काम नहीं करिए, अपना बुद्धि का प्रयोग करिए, भगवान जो दिया है उसका उपयोग करिए। देखो ये ब्लॉक है, मान लो सीधी सी बात है 10 किलोग्राम का, समझना, ये है 20 किलोग्राम का, गुड।
इस पे मान लो तुमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बताइए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? वही मतलब बोलो ना। हाँ, कितना एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का? भाई कॉमन एक्सेलरेशन होगा, रस्सी बंधी हुई है, कॉमन एक्सेलरेशन होगा नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स 100 बाय टोटल मास कितना है? 10, 20, 30, यानी कि 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका भी एक्सेलरेशन होगा 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका भी एक्सेलरेशन बोलो 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब ये रस्सी से कनेक्टेड होगी। कोई डाउट है इसमें? ये कर चुके ना हम लोग, बिल्कुल। और यहाँ पे टेंशन निकालेंगे तो वो कितना होगा? मोशन है तो F बराबर ma के होगा। यहाँ पे अगर टेंशन आपको निकालना हो इस रस्सी में तो क्या करते हैं? 100 माइनस t बराबर ma। ये लगाओ, एक ही बात है। m कितना? 20 और a कितना? 10/3। ये आ जाएगा आपका टेंशन। क्लियर? अब है क्या, हमने सुना भी है, काफी लोगों को ये बात बोलते हुए इसलिए बता रहे हैं कि सावधान, टेंशन को, स्प्रिंग को हटा के रस्सी लगाने तुम्हें आना चाहिए। रस्सी लगाना गलत नहीं है, उस तरह से सोचना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे अभी फिलहाल, जब तक तुम्हें ये आ ना जाए। तो स्टार्टिंग उससे मत करना, जब तुम सीख लोगे तो फिर ट्राई कर सकते हो। जैसे देखो, अगर हम इसी सवाल को तुम्हें कह दें, समझना बाबू, ये कुछ 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, एक 15 केजी वाले ब्लॉक से, 15 किलोग्राम वाले ब्लॉक से। इस पे मान लो हमने फोर्स लगा दिया 60 न्यूटन का, ठीक है। हमने कितना फोर्स लगाया? 60 न्यूटन का। अब तुम कहोगे कि सर एक्सेलरेशन बताइए, या हम तुमसे पूछेंगे कि बताइए ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तुम बोलोगे सर आराम से, इसमें कौन सी नई बात होगी, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास करिए ना। नेट पुलिंग फोर्स कितना है? 60, टोटल मास कितना है? 25। हो गया आपका कॉमन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए और बी भी इतना ही होगा, है ना? बोलो, यही ना तुमको लगता है? अगर मान लो इसको रिमूव करके तुम रस्सी लगा दोगे तो सिंपल सी बात हो गई, दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा। अब इसको फील करो कि आखिर दोनों का एक्सेलरेशन सच में अलग हो रहा है। कॉमन सी बात है कि सर ये जो 15 केजी पे ये 60 न्यूटन का फोर्स लगा है, ये तो जल्दी खिंचाएगी, क्योंकि इधर जल्दी खिंचाएगी, और ये ना यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग रेसिस्ट करेगा और इसके स्पीड को ना स्लो डाउन करेगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन कम होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा। नहीं फील आ रहा है? तुम सिचुएशन समझो ना, स्प्रिंग से बंधा हुआ ब्लॉक है, इस ब्लॉक को तुम खींच रहे हो, मान लो इस ब्लॉक को अगर तुम्हें लगता है कि एक्सेलरेशन कॉमन होगा, तो मान लो हमने इसका एक्सेलरेशन तुम्हें दे दिया। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब तुम सोचो कि इसको तुम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींच रहे हो, तो ये वाला ब्लॉक उसी एक्सेलरेशन से खिंचाएगा क्या? नहीं, उससे कम खिंचाएगा। यही बात समझ में? कारण ये है कि कम फोर्स इस पे अप्लाइड हुआ है। तो इसलिए रस्सी को हटाने वाला कंसेप्ट अभी फिलहाल नहीं समझना, जब होगा हम समझाएंगे अपने आप कि कैसे तुम्हें वो चीजों को हैंडल करनी है। क्लियर है? बिल्कुल। अभी नॉर्मल सी बात होगी कि आपको क्या करना है, इस ब्लॉक का हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो भाई इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, तो इस ब्लॉक का मास और इस ब्लॉक पे लगा फोर्स पता करना है। तो इस ब्लॉक पे लगा फोर्स कैसे पता करें? कहीं अगर हम लोग ये वाला फोर्स पता कर ले, देखो ये खींच रहा है इधर, तो स्प्रिंग खुद को कंप्रेस किधर करना चाहेगा? इसकी तरफ ना, बस सीधा टेंशन का जो डायरेक्शन है कनेक्टेड पॉइंट के अपोजिट, वही वाला काम यहाँ पे भी करना। तो ये हो गया तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स। अब एक्सेलरेशन और एफबीडी ड्रॉ करें ना, इसका पता चल जाएगा। 60 न्यूटन बोलो, और ये हुआ तुम्हारा एफ एस बराबर एम ए। एम कितना? 15 इंटू ए, बोलो एम ए होगा ना। एफबीडी जब आप ड्रॉ करिएगा, देखो बोर्ड पे देखो भैया, 60 ये मोशन इधर हो रहा है, तो 60 माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए। एम कितना? 15 और ए कितना? 2। तो यहां से एफ एस आपका आ जाएगा 60 माइनस 30 बराबर कितना? 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। इसका मतलब इस ब्लॉक पे 60 न्यूटन का फोर्स लगा है, इस ब्लॉक पे 30 न्यूटन का फोर्स लगा है। अब ये मूव किस फोर्स से करेगा? तब ये हुआ तुम्हारा बी ब्लॉक का हाल। ये बी ब्लॉक है आपका,
अब ए ब्लॉक क्या होगा, एक ब्लॉक पे इधर फोर्स कितना लग रहा है 30 न्यूटन का जो स्प्रिंग लगा रहा है, और 30 न्यूटन का इस ब्लॉक का मास कितना है 10 केजी। तो एक्सेलरेशन इधर होगा कितना, ए बराबर एफ बाय एम, ए बराबर एफ बाय एम ना, अरे बकुल एफ एस, वही तो फोर्स कितना लग रहा है, तब एफ एस हो या एफ हो बाय एम, 30 बाय मास कितना है, वो ज्यादा हो गया क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ज्यादा कैसे हो गया, कम होना चाहिए ना। ओ मास भी तो कम है, मास भी तो कम है, बराबर के केस में रहता तो फिर गड़बड़ था, मास तो कम है ना, अगर मास बराबर होता देखो ना कम होता, एक्सेलरेशन बराबर होता, बराबर कैसे हो जाता, ओ मास बराबर होता तो एक्सेलरेशन बराबर होता, 15 15 30 और 50, अगर इसका 15 है वो गिवन है, एक्सेलरेशन वो गिवन है, उसके हिसाब से तुम्हें सोचना है। अगर मास बराबर होता तो इसका 15 हो गया ना, फोर्स कितना लग रहा है 30, ओहो क्यों बराबर हुआ, क्योंकि स्प्रिंग भी तो कुछ कम कर रहा है, स्प्रिंग 30 कम कर रहा है, यानी कि ये नेट 60 से नहीं जा रहा है, ये 30 से जा रहा है, नेट 60 से नहीं जा रहा है, ये नेट कितना 30 से जा रहा है, क्योंकि 30 तो स्प्रिंग फोर्स हो गया ना, स्प्रिंग फोर्स का 30 वैल्यू आया ना, तो इस पे लगा 60 और स्प्रिंग फोर्स बोल रहा है 30 हमें दे दो, तो 30 से ही जाएगा ना, ये ब्लॉक भी 30 से गया और ये ब्लॉक 30 से जा रहा है, कोई बात नहीं, कितना आ गया। हाँ यहाँ पे ज्यादा होने का कारण ये था कि मास कम है, हल्की चीज है, ज्यादा खिंचाएगा, मतलब ये जो खिंचा रहा है उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, कम फोर्स के साथ खिंचाए भी तो एक्सेलरेशन ज्यादा फोर्स होगा ना, क्योंकि मास कम घट गया ना, मास घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा ही ना ऑलरेडी। नोट करिए इसे, मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, अब इससे ना इस पे इस स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू मान लीजिए 2000 न्यूटन पर मीटर है, और इस पे फोर्स लग गया मान लो 100 न्यूटन का एट एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, बोलो अब बताओ, अगर इस फोर्स ये न्यूट्रल पोजीशन में था, फोर्स अप्लाइड होना स्टार्ट हुआ, तो इसमें एलोंगेशन होगा, होगा ना, कितना, फाइंड एक्स एलोंगेशन, फाइंड एलोंगेशन करो, फाइंड। देखिए सर एक बात तो फिक्स है कि ये 100 न्यूटन जो है ना वो पूरा का पूरा नहीं एक्ट हो रहा है, तो 100 कितना एक्ट हो रहा है, सीधी सी बात, तब 100 cos 60 एक्ट होगा, तो 100 cos 60 का वैल्यू 1/2, मतलब 50 न्यूटन फोर्स लगाना है, तो 50 न्यूटन फोर्स आ गया, बंधी हुई एक्सेलरेशन नहीं होगा, एलोंगेशन करेगा ये, तो यही फोर्स किसके बराबर होगा, ये 50 न्यूटन लगा है नहीं, तो यही इतना ही एक प्रोड्यूस होगा, तो आपके पास स्प्रिंग फोर्स हो गया 50 न्यूटन का हो गया, और स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है, के एक्स के बराबर, के एक्स इक्वल टू 50, के का वैल्यू कितना है 50 बाय के, मतलब हो गया आपका 50 बाय 2000, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, 1/40 0.025 मीटर, इतना एलोंगेशन होगा, आसान था, समझ गए, गुड। मिटाए से, मिटाए, समझ पाए, आगे बढ़े, चलिए आगे कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। अब इसे ना लटका देते हैं, देखते हैं लटकाने के बाद क्या स्थिति होती है। अभी है क्या कि अगर हॉरिजॉन्टल केस में था ना, अगर ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली रखते थे तो हमें एक्सपेंड करने के लिए, खींचने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है,
लेकिन उसी स्प्रिंग को अगर हम मास के साथ लटका दें तो स्प्रिंग अपने आप मास का जो वेट होगा वो वेट उसे खींचेगा, आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खींचने के लिए आप एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी मान लीजिए आप अगर फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहे तो mg की वजह से वो खिंचाएगा ना। एलोंगेशन किसकी वजह से होगा? mg की वजह से। आओ देखते हैं, फिर दोनों का मिला के सवाल करेंगे। आइए, इसमें जो अगला टाइप है वर्टिकल, जब हैंग करवा देंगे इसको तो क्या होगा? देखो ये मान लीजिए आपका स्प्रिंग है और मान लो किसी वेट के साथ इसको लटका दिए, ठीक है, ये मान लीजिए किसी वेट के साथ इसे लटका दिया गया। अभी ये ऐसा मतलब जैसे स्प्रिंग को जो नेचुरल लेंथ है ना उस पर रख के हमने हाथ रखा है। अब क्या करना है, आपको हाथ झटक के नहीं हटाना है, इसमें बड़ा कंसेप्ट है, बाद में बताएंगे। इस पे झटकने वाला केस नहीं करना, आपको हाथ धीरे 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 छोड़ना है। झटक के हटाने से क्या होगा पता है? झटका फील होगा और ये एक्सेलरेशन आएगा तो फिर बाद में ऐसे होगा झटकने के केस में। आपको धीरे 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 छोड़ना है ताकि ये क्या हो कि एलोंगेट जितना होगा वो हो जाए, और जाके एलोंगेट होने के बाद ये ना ये रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। तो इसको हमें क्या करना है समझना, इक्विलिब्रियम पे पहुंचा देना इसे। तो इक्विलिब्रियम पे जब आप इसे पहुंचाओगे, है ना, जब ये इक्विलिब्रियम पे आएगा, इक्विलिब्रियम पे आएगा तो आपको क्या लगता है एलोंगेशन नहीं होगा इसमें? थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा और थोड़ा सा स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगा, इस तरह का कुछ। मान लेते हैं ये एलोंगेशन इसमें हुआ, ठीक है। मान लेते हैं इतना एलोंगेशन आया। अब ये एलोंगेशन किसकी वजह से हुआ? mg की वजह से। mg ने करवाया होगा वेट की वजह से ना। गुड, इसमें हमें एलोंगेशन पूछा जाता है। तो आप ये बताइए इसमें जो फोर्स लगा होगा, जो इसमें एलोंगेट किया होगा वो कितना? mg किया होगा, और यही mg किसके बराबर होगा? f के बराबर हुआ होगा इक्विलिब्रियम वाले केस में। तो आप ये कह सकते हैं fs बराबर mg, जिसकी वजह से ये एलोंगेशन हुआ है। fs इक्वल टू mg, f क्या होता है? kx होता है, kx इक्वल टू mg, तो x इक्वल टू कितना होगा? mg बाय k। बस सिंपल साधारण, छापो। आइए एक सवाल करें। जैसे मान लो हमने क्या किया, ये जो स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक m मास का लटकाया, ठीक, और इस m मास के ब्लॉक से एक रस्सी के हेल्प से एक दूसरा मास को लटका दिया। दो स्प्रिंग इंट्रोड्यूस करवाएंगे बीच में। इसका मास मान लो 2m है, समझ गए? इसका मास कितना? 2m है। अगर m की वजह से एलोंगेशन होता तो सीधा कर देते कितना? k x बराबर mg बाय k। लेकिन अब बताओ, आपको अब फाइंड करना है एलोंगेशन। फाइंड करिए, फाइंड x। इसे इक्विलिब्रियम में पहुंचा के x निकाल लीजिए, फटाफट निकालिए। देखो शॉर्ट में आप सीधा कर सकते हैं कि ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम का मास कितना है? 3m। तो इस पे कितना लगेगा? सीधी सी बात, हमें पता है एलोंगेशन क्या होता था? mg बाय k। मतलब यहाँ पे कितना mg है? 3mg है, 3mg बाय k होगा। साधारण सी बात हो गई। अब देखो ये ऐसे अगर टेक्निकली सोचा जाए तो क्या हुआ है, इस पे नीचे लगा कितना? 2g, और यहाँ पे टेंशन लगा होगा, स्प्रिंग है ना, मान लो ये टेंशन। अभी इक्विलिब्रियम वाला केस बना रहे हैं, यहाँ पे नहीं, जब ये न्यूट्रल केस में आ गया, इक्विलिब्रियम वाले केस में आ गया, ये रिलैक्स मोड था। जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो ऐसा होगा ना, इसका इक्वेशन क्या बनेगा? t इक्वल टू, इक्विलिब्रियम में पहुंच गया ये 2mg, 2mg। अब बताओ अगर इस ब्लॉक का हाल देखें तो इस पे टेंशन लग रहा है t, और इस पे लग रहा है स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ। तो ये स्प्रिंग फोर्स जो है Fs इक्वल टू, देखो ना, एक तो t की वजह से और दूसरा mg की वजह से, वेट भी ना, दूसरा बैलेंस कितने से हो गया? ये mg। अब बोलो t का वैल्यू कितना है?
स्प्रिंग फोर्स T का वैल्यू 2mg प्लस mg 3mg हुआ ना तब। और आपको पता है कि एलोंगेशन इक्वल टू होता है kx, एफ एस इक्वल टू kx, तो x इक्वल टू एफ एस बाय के। एफ एस कितना है 3mg बाय के। समझ पाए? तो इस तरह से भी आपको सोचना है। छापिए पहले फिर आगे बात करें। अब अगर हम दो यहां पे स्प्रिंग इंट्रोड्यूस करवा दें, मिटाए से मिटाए, गुड। जैसे मान लो सवाल हमारा ऐसा ही कुछ है, परंतु इससे ना एक ब्लॉक हैंग है, मान लो मास m का, और इससे एक स्प्रिंग है ना। दोनों का के सेम कर देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम है। दिखने में अलग अलग लग रहा है क्या? स्प्रिंग अलग अलग है, कह दिए ना, लिखा हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का सेम है, सेम जाति का स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो 2m है। अब बताइए नेट एलोंगेशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग, ऊपर वाला स्ट्रिंग, इसमें जो एलोंगेशन होगा वो बताना है आपको। नेट एलोंगेशन इसमें नेट एलोंगेशन बताना है आपको। मान लो इसमें अलग एलोंगेशन होगा, इसमें अलग एलोंगेशन होगा ना, इसमें x2, तो चलो आप फाइंड x1 x2 भी कर सकते हो, x1 एंड x2 भी कर सकते हो। दोनों स्प्रिंग एलोंगेट करेगा ना, सेम करेगा क्या पता नहीं करेगा सेम। कितना आया? अच्छा करिए। देखो एक बात तो श्योर है, सुनना जरा, कि यहां पे ये जो जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो 2mg एक्ट करेगा और यहां पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा आपका Fs। अब देखो एक बात, क्योंकि ये पूरा एक ही स्प्रिंग है, इसका मतलब यहां भी जो स्प्रिंग फोर्स होगा, समझना, ये Fs के बराबर होगा, हाँ या ना? पक्का। इसका जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा तो सीधा लिख दें इसमें लिखेंगे इसके लिए क्या, इसके लिए लिखेंगे Fs इक्वल टू 2mg सर, हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो आप बताइए Fs के लिए क्या लिखिएगा, kx2 इक्वल टू 2mg, तो x2 यहां से कितना आ जाएगा 2mg बाय k। आप अलग अलग k1 भी कह सकते हैं, मान लो k1 होगा तो k लगा देंगे, नहीं k1 डाल दें, रहने देते हैं, कोई बात नहीं, समझ गए ना। इसका ये आया x2। x1 का हाल जरा देखते हैं, इसका क्या हाल है कि एक तो Fs नीचे खींच रहा है, दूसरा इस पे mg भी तो है, और ऊपर लगेगा दूसरा फोर्स, हाँ जैसे ये 1 है Fs1 है ना, और ये मान लो Fs2, दूसरा अलग लगेगा ना। जिस तरह से रस्सी बदलती, टेंशन बदला, स्प्रिंग का एंड बदला, स्प्रिंग का नेचर वही रहा, लेकिन स्प्रिंग का एंड बदल गया तो फोर्स बदलेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, Fs2 इक्वल टू kx1, और ये कितने के बराबर होगा जरा देखो, तो ये इन दोनों के प्लस के बराबर होगा, Fs1 प्लस mg ना, इक्वल टू kx1। बोलो Fs1 का वैल्यू आपका कितना है 2mg प्लस mg इक्वल टू kx2। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि x2 बराबर 3mg बाय कुछ समझ में आया क्या हुआ है? नहीं आया? यही आना ही था भाई। ये स्प्रिंग है, ये सिस्टम, इस सिस्टम का टोटल कितना, अरे पुली जो स्प्रिंग है वो तो मासलेस है ना, समझो बात को समझो, पुली आपका जो स्प्रिंग है वो तो मासलेस है ना। तो बताइए इस पे नेट फोर्स लगेगा टोटल सिस्टम का मास, देखो कितना 3mg, बाकी नहीं समझे बात को? सही है ना। अब चाहो तो आप नेट एलोंगेशन भी कर सकते हो, है ना। तो x1 x2 को जोड़ देना, वो बात बोल, ये x2 x1, समझ पाए बात को? बोलो गुड। इसका कैश प्राइस 1 रुपया, पहले बताने वाले को सवाल ये है, एक ब्लॉक है जो ना 200 न्यूटन से खिंचा रहा है, ठीक, कुछ इस तरह
एक रस्सी से, और ये रस्सी बना रही है 53 का एंगल, 53 डिग्री का, और यहाँ पे ना इस स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग का एंगल जो है वो 37 डिग्री है। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू K इक्वल टू 3000 न्यूटन पर मीटर है। हमसे पूछा गया है बताइए स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना होगा। x निकालना है आपको, फाइंड x, जल्दी लिखा हुआ है देख लीजिए। सीधी सी बात है, ये कितना है 200 न्यूटन है ना, मतलब ये जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर, मारो गोली टेंशन को। इसकी बात करें, ये एफएस है, एफएस के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा एफएस, ये कितना 37, तो ये 37, ये 53 ना, एफएस कॉस 53 इसको बैलेंस कर रहा होगा 200 न्यूटन को, हाँ या ना। तो एफएस कॉस 53 इक्वल टू 200, बोलो देखो कैसे देख रहे हैं, लास्ट शर्म तो सब घोर के पी गई है। एक टेंशन भी तो है, टेंशन का एक कंपोनेंट इधर जो कि एक्टलेस होगा, यहाँ पे तुम्हें निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे ये टेंशन ऐड होगा, और ये टेंशन कितना हो जाएगा 37, तो इसमें प्लस होगा, रे पगला ये T cos 37, ये मिलके 200 बनाएगा, समझा? नहीं समझ रहे हैं? सुनिए फिर से, देखो यहाँ पे ब्लॉक है, नीचे कितना लग रहा है 200 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा है एक टेंशन नहीं, और इधर एक फोर्स लग रहा है एफएस। ध्यान से देखो, अब बोलो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है 53 है ना, अल्टरनेट इंटीरियर 53 है ना, और ये वाला एंगल कितना है 37, बोलिए। अब इक्विलिब्रियम में से पहुंचाते हैं तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर कितना T cos 53, हाँ या ना, और इधर एक कंपोनेंट टूटेगा कितना T sin 53, हम यहाँ पे cos 37 लिखे थे तो सब टुकुर टुकुर देख रहा था, ये क्या कर दिए भ्रष्ट आदमी सब। भगवान करे आपको कोरोना ले जाए, हाँ बोल दो, हम तो बोलते कोरोना ने तुम्हें तो सजा के लिए ले जाए, और कोरोना ने कोई भी आयु उठा ले जाए। 37, जो बच्चा साइन 53 और कॉस 37 में सोचने में समय लगेगा उसको जीने का कोई हक है? बोलो कोई है? नहीं ना है, तो फिर वो रहिए के क्या करेगा। और बताइए एफ एस साइन 37 कॉस 53 लिखे थे हम, बस हाँ यही गलती हो गई थी हमसे, यही गलती हो गई थी हमसे, हमको यहाँ पे एफ एस साइन 37 लिखना था, कॉस 53 कैसे लिख सकते हैं। हाँ तो वही बात हम तब से बोल रहे हैं कि तुम उस इंसान को जीने का कोई हक नहीं जिसे साइन कितना है 30, तो सॉरी साइन 37 है ना, क्या बोला, साइन 37 और कॉस 53 अलग अलग लग रहा है, अलग अलग जिसे लग रहा है। रखा करो तुम लोग थोड़ा बहुत, जब जहर सब कभी कभी दे दिया करो, कोई बात नहीं। एफ एस कॉस 37, समझिए बात को, ये सब बात तब बोलते समझ में नहीं आता, मास्टर बाब समझाता नहीं है, ये सब बात कैसे समझाए बताएं। इक्विलिब्रियम में डाल दें तो एफ एस साइन 37 का वैल्यू याद नहीं होगा, साइन tan 37 होता है 3/4, ठीक है, और यहां से ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर तो 3/4
5, ठीक है, प्लस t साइन 53, साइन 53 हो जाएगा 4/5 इक्वल टू 200। बोलिए 5 और यहां पे अगर हम 5 कर दें तो ये 5 चला जाएगा उधर न रे, कुल मिला के कितना हो जाएगा 3fs प्लस 4t बरोबर 20 पंचे 100, 1000 होगा। बोलो कोई दिक्कत? एक इक्वेशन बना है तुम्हारा, एक और बनेगा यहां से, ये वाला कंपोनेंट को बैलेंस करोगे, हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा t cos 53, cos 53 का मतलब sin 37, और sin 37 मतलब 3/5 प्लस नहीं होगा, बराबर होगा, ना इधर मोशन हुआ है ना इधर मोशन हुआ है, बराबर हुआ ना ये वाला फोर्स इसके। fs cos 37, fs cos 37, cos 37 का वैल्यू कितना 4/5, 5 कट्टो कट्टो दिख रहा है, तो 3t बराबर 4s है, यहाँ पे 3t इक्वल टू 4fs आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, 3t मतलब t का वैल्यू कितना हो जाएगा, t बराबर 4/3fs पुट करेंगे यहाँ पे, आइए 3fs रहने दीजिए और यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका 4 और t का वैल्यू 4/3fs इक्वल टू 1000 आया ना, बताइए 3 और 4 चौके 16, 16 3 19, 19fs बराबर 3000 होगा, नहीं होगा, 3 3 9, 16 9 25 होगा, हाँ 25 इक्वल टू 3000। देखो सबको लग रहा है कि क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, तुमको जो आता है वही करना है, जो होना है वो हो जाएगा, समझ गए ना। हाँ इसे सोचने वाली बात नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ fs बराबर कितना आया सर 3000/25, तो 25 चौके 8 12 120 आया, तो ये आया 120 न्यूटन। कहां से 160 लाया था रे, कठिया से। मारेंगे, मिस्टेक का नाम बोला तो गोली मार देंगे, हर बार गलत करके बोलता है मिस्टेक कर दिए है, काहे किया था, हम करने बोले थे, हर बार गलत करके बोलता है मिस्टेक हो गया, चुट्टा कहीं का ना सुनो, बंदूक बता तो मारिए देते गोली। हाँ भगवान ना ऐसा बच्चा किसी को ना दे, ना लायक सब तो एको बार तो बिना मिस्टेक किए कुछ करो। चले आ गया, तो अब बताइए fs बराबर kx करिएगा, बोलिए 120 बराबर k का वैल्यू कितना है, x बराबर fs/k। अब ये आपका है कुल मिला के 3000 और इसका वैल्यू कितना है 120, कितना हो गया, ओहो हो उल्टा कर दिए, fs का वैल्यू 120/3000, खत्म, कट्टो कट्टो खत्म, कुल मिला के कितना आ जाएगा। ऐसा करते हैं ना, ये मीटर में आएगा ना, 100 कर देते हैं तो कितना सुंदर रहेगा, सेंटीमीटर बन जाएगा प्यारे बच्चों, कुल मिला के 4 सेंटीमीटर। बोले थे ना 0.04 5 नहीं आएगा, 4 आया, एडजेक्टिव 5 कहाँ से, बोर्ड पे बोला था आंसर, वो लिम लिखे थे, आंसर तुमको नहीं बताए थे कि 0.04 होगा, हमको पता था 4 होने वाला है। रे गलती सब मत करो, मिस्टेक गलती से गलती होता है कि मिस्टेक कर गए, काहे मिस्टेक कर जाते हैं बताइए। तुम्हारा कहना क्या है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हे रे समय भी नहीं देखा, अगला सवाल करना था, भूलिएगा। सुनो देखो, एक तो ये तरीका हुआ तुम्हारा कि 2 इक्वेशन बना, दोनों आ गया है ना। दूसरा ये है कि ये कितना है 200 न्यूटन, समझो स्पष्ट बात, यहाँ पे ये फोर्स लगा और यहाँ पे टेंशन लगा, हाँ या ना। इसी 200 न्यूटन को तोड़ेंगे ये 2 कंपोनेंट में, समझे। एक तुम्हें टेंशन दे देगा, एक तुम्हें स्प्रिंग फोर्स दे देगा। ये ना बोल रहे हैं इतना आसान, तब से आधा घंटा से ये सब बात यही बोल रहा है। तुम लोग को कुछ समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है?
हमको सब बात समझ में आया। ये करना है, इसका ये वैल्यू तुम्हें क्या देगा, इक्विवेलेंट होगा एफएस के। नहीं, ये वाला वैल्यू जो एफएस होगा, ये 200, ये एंगल तुम्हें पता चल गया कितना, ये तुम्हारा 53 हो जाएगा। बिल्कुल 200 cos 53 लगाइएगा, जो एफएस के बराबर हो जाएगा। और अगर टेंशन लगाना है तो टेंशन बराबर कितना करोगे, टेंशन बराबर 200 cos 37 लगा दीजिए, डायरेक्ट टेंशन आ गया, डायरेक्ट टेंशन आ गया। समझ गए बात को? है एक ही बात है। रिजोल्यूशन तुम्हें करना है ना, तुम्हें सोचना है कि कैसे रिजॉल्व करोगे जल्दी हो जाए। बात समझ गए? बहुत सुंदर बेटा। इसे है क्या हुआ यहां पे, समझे बात को? पक्का? वेरी गुड। अब रिजोल्यूशन हमको बताना पड़ेगा कि किसको किधर तोड़ने से क्या होगा, किसके बराबर इक्वेट करेंगे, ये सब बात। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना और खुद एनालिसिस करना है कि क्या करेंगे। और जब भी कुछ बोलो तो सीधा सीधा बोलो। तुम बोलता कुछ और है और हम समझ कुछ और जाते हैं। बोलो हम जो बोले तुम लोग को समझ में आया ना, इसी तरह से तुम काहे नहीं बोलता है कि हम भी सीधा सीधा समझ में आ जाए। हम ये बात हम काहे सोचेंगे, हमको लगा ना तुम ये सोच रहा है, तब ना हमको लगा। तो जबकि तुम ये बात बोल ही रहा था, तो जो बात तुम बोल रहा था, मान लो हमारा भी बुद्धि उतना खराब नहीं है, तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं है, तो तुम्हारे गोबर तो नहीं है। जब हम एक बार में बोले तुम्हें समझ में आ गया, तो तुम भी हमको एक बार में बोलो कि सर ये करिए वो करिए, खत्म, बात खत्म। नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। समझ गए? बहुत सुंदर। अब छुट्टी दे देना चाहिए क्या? सवाल इस पे होगा क्योंकि बहुत सवाल है। अभी चलेगा स्प्रिंग फोर्स का क्लास चलेगा अभी, तो होमवर्क भी आप लोग लेंगे क्या दशहरा में? तो होमवर्क तब एलिन का ग्रुप पे भेजेंगे, फिर अभी फुर्सत में है ना, पीडीएफ भेजे, एलिन का सीट भेजते हैं, अभी एलिन का सीट भेजते हैं, कब तक उसको करिए। अभी तक जितना किए हैं एलिन का भेज रहे हैं हम, उसको करिए। ठीक ठीक है। हैप्पी दशहरा। मिलते हैं कब? 28 को, 28 को है, 28 को क्लास आना है, छुट्टी 27 तक ही है। सर तो तुमको क्या लगा, इसलिए तो लिखो, आप लिख लो 28 को क्लास आना है, 28 को क्लास आना है। समय सेम, कितना? 9 से 10 बजे। समझ गए? इस समय में तुमको फिजिक्स का क्लास आना है, उसके बाद और क्या क्लास है हमें नहीं पता। समझ गया? हाँ हाँ, हमको नहीं पता फिजिक्स का क्लास होगा, केमिस्ट्री होगा कि नहीं होगा, हम गारंटी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दशहरा। खूब खाइए पीजिए, मेला में खाना पीना नहीं है, कोरोना है, बच के रहना है। समझ गए? हाँ, फालतू जगह सब नहीं घूमना है।